आज हमारा टॉपिक है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो कि अल्फा लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस पोइम है। अल्फा लॉर्ड टेनिसन जो कि विक्टोरियन एज के बहुत ही फेमस रिप्रेजेंटेटिव पोइट रहे हैं। अल्फा लॉर्ड टेनिसन का जन्म 6 अगस्त 1809 में हुआ था इन लिंकन शायर, और ही हैज बीन द फोर्थ ऑफ 12 चिल्ड्रन। 12 बच्चों में से चौथा नंबर इनका था, यानी वो जो भाई बहन थे वो 12 थे और में से चौथे नंबर के थे। द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड अर्थर हेलम इन 1833, ही वाज ओनली 22 सो टेनिसन परफॉर्म हियर। उनकी जो फ्रेंड थे अर्थर हेलम, वो उस वक्त 22 साल के थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी 1833 में, और उनकी मृत्यु ने टेनिसन को काफी शॉक्ड कर दिया था। एंड हिज ग्रीफ लीड टू मोस्ट ऑफ हिज बेस्ट पोइट्री। और आज अगर हमारे पास जो उनकी बेस्ट पोइट्री है, इन मेमोरियम द पासिंग ऑफ अर्थर, यूलिसिस एंड टिटनस, ये जितनी अच्छी फेमस पोइटिक वॉल्यूम्स हैं, उनकी पोइट्री है, उन सभी में टेनिसन ने अपने फ्रेंड अर्थर हेलन को एड्रेस किया है, डेडिकेटेड किया है। इन 1850 ही वॉज अपॉइंटेड एज पोइट laureate। इनको पोइट laureate की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था 1850 में टेनिसन को। इनकी जो छोटी छोटी जो पोइम्स हैं, जिन्हें शॉर्ट लिरिक्स के नाम से जो शॉर्ट गीत के रूप में जानते हैं, वो ब्रेक ब्रेक ब्रेक, द चार्ज ऑफ द लाइट विजेस, टीयर्स आइडल टीयर्स, द क्रॉसिंग द पाथ, ये इनकी फेमस पोइम्स हैं शॉर्ट लिरिक्स में। और जो इनकी लॉन्ग पोइम्स हैं उसमें द लोटस ईटर्स, द लेडी ऑफ शैलर, आइडल्स ऑफ द किंग एंड यूलिसिस है। पोइम के बारे में अगर जानना है तो ये जो पोइम है ब्रेक 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 1835 में लिखी गई थी, और लिखने के 7 साल बाद 1842 में इन मेमोरियम में इसको पब्लिश किया गया। इस पोइम को इन्होंने आर्थर हेनरी हेलम, जो इनकी बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, जिनकी मृत्यु 1833 में हुई थी, और इनकी फ्रेंड की, इनकी जो सिस्टर थी, उनके साथ आर्थर हेनरी हेलम की एंगेजमेंट हो चुकी थी, और इनके बहुत बेस्ट फ्रेंड भी थे। इस पोइम का जो पूरा सीन हमें जो देखने को मिलता है, क्लीवडन चर्च है, और ये जो चर्च है हॉमली हिल के पास सिचुएटेड है, और वहीं से हमें प्रिस्टर चैनल भी नजर आता है, क्योंकि पूरी पोइम में हमें एक नेचर सीन भी दिखाई देता है, और नेचर का एक रोल भी है जो मिरर द ऑथर्स इंटेंस फीलिंग ऑफ ग्रीफ, और जो कवि के अंतर्गत जो गहन भावना है, जो दुख भरा हुआ है, उस फीलिंग्स को व्यक्त करने में नेचर हेल्प करता है। बल्कि हमें इस नेचर के जरिए से ही कभी अपने अंदर के दुख को व्यक्त करने की कोशिश करता है। एलिजी, इट इज एलिजी, क्योंकि इसमें कवि जो है दुख को व्यक्त करता है अपनी फ्रेंड की मृत्यु पर। नियर द सिटिंग नियर द ग्रेव एट द सी, वो समुद्र किनारे पर बैठा हुआ है और अपनी दोस्त की कब्र के पास। ही इज हाईली डिजेक्टेड एट द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। अपनी फ्रेंड की प्रीमेच्योर डेथ पर काफी दुखी है। इस दुख को उसने व्यक्त किया अपनी इस कविता के अंतर्गत। देखिए, दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। वैसे भी अगर देखते हैं, दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोइम। ये जो पोइम है, इस पोइम के अंदर एक प्रकार का हमें म्यूजिक नजर आता है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, बहुत ही स्वीट साउंड नजर आती है इसके अंदर, ब्रेक ब्रेक। ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी ओ समुद्र। तो डेफिनेटली ही इज एड्रेसिंग द सी। तो यहाँ पर उसने समुद्र को एड्रेस किया, और ग्रे कोल्ड, क्योंकि नेचुरल समुद्र है, तो समुद्र है तो नेचुरल वहाँ ठंडक होगी, तो कोल्ड का मतलब है वो ठंडक पानी। ग्रे माने ओल्ड, स्टोन्स माने पत्थर। ओल्ड क्यों? क्योंकि जो आपने देखा होगा, ये जो समुद्री लहरें हैं, यहीं के किनारे पर, समुद्री किनारे पर बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं, तो नेचुरली क्योंकि वाटर वहाँ तक आते हैं, इसलिए वो ठंडे हो गए, कोल्ड हो गए। ग्रे क्योंकि वो काफी पुराने हो जो बहुत टाइम से पड़े हुए हैं, तो वो जो पुराने, दाई माने तेरे, यानी ओ समुद्र तेरे पास, तेरे पास, तेरे किनारे पर, वो समुद्र तेरे किनारे पर, ये जो ठंडे ठंडे जो पुरानी सी जो पत्थर पड़े होते, ब्रेक ब्रेक माने टकराते हैं। कहने का मतलब है समुद्री लहरें उठती हैं और इन कोल्ड ग्रे स्टोन से वो टकराती है, और टकरा के वो वापस चली जाती है। तो ये जो ब्रेक ब्रेक है, जो साउंड है, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी साउंड, इट इज द साउंड ऑफ स्ट्राइकिंग द
sea waves on the seas. तो समुद्री किनारे के आसपास जितने भी पत्थर पड़े हुए हैं पुराने तले, वहां पर ये समुद्री लहरें उमड़ती हैं और वहां से टकरा कर वापिस चली जाती हैं. एंड आई वुड अ काश दैट माई टंग कुड अटर, मेरी जो टंग है कुछ कह सकती, अटर माने कहना, कह पाती, द थॉट्स दैट अराइज इन मी, किस चीज को कहना था, उन विचारों को, दैट अराइज इन जो मेरे अंदर होती है. यानी बिकॉज द पोएट इज सो मच सैड, बहुत ज्यादा दुखी है, तो डेफिनेटली मैनी थॉट्स आर emerging, many thought arising in the heart of the poet. तो बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारा दुख है जो उमड़ रहा है जो उसके दिल में. वो सभी विचारों को वो काश वो उनको व्यक्त कर सकता. वो कहते हैं कि जिस तरीके से समुद्री लहरें उठती हैं और समुद्री लहर से समुद्री किनारे से टकराती है, पत्थरों से टकराती है और फिर से वो पानी की बूंदों में बदल जाती है और वो वापस चली जाती है, उसी तरीके से मेरे अंदर भी दुख है, दुख का सैलाब है जो उमड़ रहा है, लेकिन वो होठों तक आता है और वो वापस चला जाता है, जैसे समुद्र के किनारे पर पड़े हुए पत्थरों से लहरें टकराती हैं और फिर से वापस चली जाती हैं. उसी तरीके से जो दुख है वो मेरे अंदर उमड़ रहा है, होठों तक आता है, टंग तक आता है, कुछ कहना चाहते हो, फिर से वो वापस चला जाता है. तो नाउ वी कैन सी दैट हियर द पोएट इज कंपेयरिंग हिज ग्रीफ with the sea, and the thoughts are emerging in his heart as the sea waves strike the cold grey stones lying sea. तो समुद्री किनारे पर जितने भी पुराने स्टोन्स पड़े हुए, कोल्ड ग्रे स्टोन्स पड़े हुए, जिस तरीके से समुद्री लहरें उनको टकरा कर फिर से वापस चली जाती, उसी तरीके से इसके मन में भी दुख उमड़ता है, वो वापस चला जाता है, लेकिन वो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाता. तो जो फीलिंग्स हैं जो राइज कर रहे हैं, ट्राई टू कम आउट, बट द पोएट हैज नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग ऑफ ग्रे. They are arising in him and breaking like the waves in the sea. The process of breaking is present outward in the sea waves and inwardly in the poet's innermost thought of grief. But he is unable to express his grief. वो अपने दुख को व्यक्त करने में असमर्थ महसूस करता है. Oh, well for the fisherman's boy that he sought with his sister at play. Now, definitely the poet is very sad. He takes the image of fisherman's boy. यहाँ पर वो उसने fisherman जो मछुआरा है उसके लड़के की एक इमेज लेता है और व्यक्ति यहाँ पे ही इज ट्राइंग टू से दिस थिंग कि उसके फ्रेंड की जो मृत्यु वो एक पर्सनल लॉस है, किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट मीन नो वन नो वन इज इफेक्टेड. तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरी वर्क इज गोइंग ऑन, हर काम चल रहा है, हर व्यक्ति अपने आप में लाइफ में मस्त है, किसी को कोई फर्क नहीं, बिकॉज इट इज हिज पर्सनल लॉस. उसके फ्रेंड की मृत्यु होना केवल उस पर फर्क पड़ता, किसी और पर कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो फिशरमैन जो बॉय है दैट ही सॉर्ट में चिल्लाता है, चीखता है खुशी से विद हिज सिस्टर एट प्लेइंग. तो फिशरमैन का जो बॉय है वो अपनी बहन के साथ खेल रहा है और खेलते खेलते खुशी में वो चीख रहा है. कहने का मतलब है एवरीबॉडी इज हैप्पी, हर व्यक्ति खुश है, हर व्यक्ति खुश है, लेकिन वह दुखी है. तो वो देखता है कि फिशरमैन का लड़का है वो भी कितना खुश अपनी बहन के साथ खेलता है, उसे नहीं पता कि मैं कितना दुखी हूँ, क्योंकि इसका फर्क सिर्फ उसको पड़ता है, किसी और को नहीं पड़ता. ओ वेल फॉर द सिलर लैड, नेक्स्ट लाइन में वो कहता है सिलर एक नाविक लड़के लेट वाली बॉय होते हैं की बात भी करता है वो. दैट ही सिंग्स इन हिज बोट, जो अपनी बोट में बैठा हुआ है, यानी जो नाविक जो नाव चलाने वाला है, नाव चलाने वाला जो लड़का है वो अपनी में बोट में बैठे बैठे बहुत आराम से गीत गा रहा है हैप्पी बोट में ऑन द वे इस किनारे पर. तो कहने का मतलब हो गया कि एवरीबडी इज हैप्पी, ऑल वर्ल्डली activities are as usual, the majestic ships are going to the port. यानी everything is going on, everybody is busy in his work. It is only the personal loss of the
वो केवल अगर नुकसान हुआ है, केवल अगर अफेक्टेड हुआ अपने फ्रेंड की मृत्यु से, तो केवल वही अफेक्टेड हुआ है। तो यानी किसी को भी उसके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो फिशरमैन के लड़के को जो कि अपनी बहन के साथ खुशी से चीखता खेलता जा रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही जो नाव चलाने वाला जो लड़का है उसको कोई फर्क पड़ता, वो भी अपने हैप्पी मूड में गाना गाता चला जा रहा है। तो देयर इज अ रोमांटिक सेलर lad who is singing in his boat. It means everybody, whether it is a fisherman's boy, whether it is a sailor's lad, all are fortune. They have the good fortune because they are happy and they can easily express their feelings of joy. वो सभी अपनी खुशियों की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं कर पाता. He has no words to express his feelings. तो एक वी कैन आल्सो फाइंड दैट देयर इज आल्सो द आयरनिक सिचुएशन, एक प्रकार की आयरनिक सिचुएशन भी है कि जो पोइट वो व्यक्त करना चाहता है, वो बताना चाहते हैं. एक वी कैन आल्सो सी द वॉइस ऑफ द विक्टोरियन एज. विक्टोरियन एज की हम एक आवाज़ को भी सुन सकते हैं कि विक्टोरियन एज में लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट दे वर अनेबल टू से एनीथिंग, वो नहीं कह पाते. द सेम थिंग, वो बहुत कुछ, वो अपने बहुत सारे दुख को व्यक्त करना चाहता है, द पोइट, बट द पोइट डजंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैम. लेकिन उसे कोई शब्द नहीं बोलते किस तरीके से अपने दुख को व्यक्त करें. एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन. और देखिए स्टेटली शिप, जो जहाज है वो चलता चला जाता है. स्टेटली माने जो उस जगह का है जहाँ से जो डेली रूटीन होता है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं आता, वहां जहाज चलता चला जा रहा है. टू देयर हेवन, हेवन का मतलब हो जाता है, हेवन का मतलब होता है वैसे, हेवन का मतलब स्वर्ग है, स्वर्ग से मतलब उसका डेजिग्नेशन, जहां पर उसको जाना है, यानी एक बहुत बड़ा सा है ना. और हेवन मतलब बंदरगाह जहाँ पर. तो जो जहाज है जो स्टेटली, जो डेली से वहाँ चलता है, वो स्टेटली जो मैजेस्टिक जो जादू भरा जो जहाज है वो चलता चला जाता है टू देयर हेवन, मानी अपनी बंदरगाह की ओर, अंडर द हिल, जो पहाड़ी के नीचे, यानी पहाड़ी के नीचे जो उसकी जो जगह बनी जहाँ उसको डेली जाना होता है वो वहाँ जा रहा है. यानी जहाज भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है जो उसका डेली रूटीन, यानी हर जो बर्डली एक्टिविटीज है वो एज यूजल चल रही है. और फॉर द टच ऑफ ए वेनिस्ड हैंड, लेकिन वो क्या महसूस करता है, वेनिस माने अदृश्य, हैंड माने हाथ, किसका, टच माने उस वो टच, यानी वो जो स्पर्श है, वो कहता है कि शायद मैं कभी भी अब अपने फ्रेंड के स्पर्श को नहीं महसूस कर पाऊंगा, क्योंकि वो क्या हो चुका है, वेनिस्ड हो चुका है, इनविजिबल हो चुका है, बिकॉज ही हैज बिकम द टाइट, क्योंकि वो मर चुका है. तो कहता है कि डेफिनेटली आई कैन नेवर फील द टच ऑफ माई फ्रेंड्स हैंड because his hand has been invisible, क्योंकि उसके फ्रेंड का हाथ अदृश्य हो चुका है, क्योंकि वो यहाँ से जा चुका है, इस दुनिया से दूर जा चुका है. एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल माने पीस, शांति हो चुकी है. वो आवाज की जो वॉइस की जो साउंड होती थी वो भी क्या हो चुकी है, स्टिल शांत हो चुकी है. यानी अब मुझे उसकी कभी आवाज भी सुनाई नहीं देगी, मैं कभी भी उसे महसूस नहीं कर पाऊंगा, ना ही मैं कभी उसके टच को इस महसूस कर पाऊंगा, ना ही मैं उसकी कभी आवाज को सुन पाऊंगा. तो इस तरीके डेफिनेटली ही वांट्स टू कंसोल हिमसेल्फ, वो अपने आप को कंसोल करने की कोशिश करता है कि डेफिनेटली किसी को भी मेरे दुख से कोई मतलब नहीं है, सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एज यूजुअल, बट द थिंग्स हैज बीन स्टॉप्ड फॉर मी, कि कुछ अगर रुका है तो सिर्फ मेरे लिए रुका है. तो इस तरीके से द पोइट इज very sad because of his friends, that the poet's heart is full of grief and strong feelings of grief rise in him, but he has no words to express his feelings. He is highly disappointed, but it is his only personal loss. No worldly activity is going on to be disturbed. His grief for his friend will never come back to him. He will never feel the consoling touch of his friend. His voice too will never be heard, but it all is a painful thought for him. The world is not going to be affected by it all, but the activities are as usual as the majestic ships are going to the port for shelter. The things are going on. Okay. Next is the last stanza. Break, 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 as the foot of thy craigs, O sea. Again he is addressing the sea. वो फिर से समुद्र को एड्रेस करता है.
break, break, break. As usual, we can also find the sound here, the sweet music here. At the foot of thy cracks, वही है stones. कहते ओ समुद्र, दाई दाई माने तेरे, फुट माने किनारा. तो तुम्हारे किनारे पे जो क्रैक्स, जो ओल्ड स्टोन्स जो पड़े हुए हैं, ब्रेक ब्रेक द सेम थिंग, यानी वो लाइनों को फिर से रिपीट ही कर रहा है कि डेफिनेटली द ओल्ड stones, old cracks are lying near the seashore. The waves are arising and striking the ocean. तो यानी वो लहरें उमड़ती हैं और वो पत्थरों के पास, पत्थरों पर टकराती हैं और टकराने के बाद छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स में बदल जाती हैं, फिर से वापस चली जाती हैं. यानी इस तरीके से वो अपने अंदर के जो दुख है उसको व्यक्त करने की कोशिश करती है, वो टकरा कर. तो इसने लहरों का जो मोशन है, उसने अपनी फीलिंग्स के मोशन के साथ उसको कंपेयर करने की कोशिश की है यहाँ. बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड, द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे, उस दिन की याद करता, वो दिन जब उसका दोस्त उसके साथ था, एलाइव था, जीवित था, दैट इज डेड, जो अब पा चुका. कहता है कि डेफिनेटली कि ये उस वक्त की बात भी है जब उसका दोस्त जीवित था, ये चीजें भी चलती थी. बट नाउ द थिंग्स हैज चेंज्ड. अब उसने ऐसा नहीं कि उसने इन लहरों को मरते हुए वो सब चीजें करते पहले भी देखा था जब वो जिंदा था, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे कि ये लहरें भी क्या हो चुकी हैं, कि शायद ये भी अपने दुख को व्यक्त कर रही है. दैट इज जो मच विल नेवर कम बैक टू मी. लेकिन आज वो उसका दोस्त, वो कभी उसके पास वापस नहीं आएगा. तो ऑल वर्ल्डली थिंग्स, ऑल वर्ल्डली एक्टिविटीज गो on as usual, but he has lost his two friends with him. His life was full of joy, but now after his death, his lips have forgotten how to smile. His friend is gone forever and will never come back. He has to spend the rest of his days in the sweet memory of his friend. तो कहने को कहते हैं बट द टेंडर ग्रेस ऑफ डेट दैट इज दैट, वो भी समाप्त हो चुके हैं. यानी कहने को जो टेंडर ग्रेस थे, जो अच्छे दिन थे जिंदगी के, जब उसका दोस्त उसके साथ था, वो जा चुके हैं. विल नेवर कम बैक, वो दिन वो कभी वापस नहीं आएगा. जो स्वीट मेमोरीज हैं वो हमेशा के लिए उसके बनकर रह गई है, क्योंकि उसका दोस्त कभी वापस नहीं आएगा. तो इसी के देखते कि पूरी पोइट है. हम वी कैन आल्सो फाइंड द पोइटिक डिवाइसेस. देखते हैं वर्ड म्यूजिक, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन इट कि ब्रेक 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 इन द फर्स्ट स्टैंजा, इन द सेकंड स्टैंजा, इन द लास्ट स्टैंजा देयर इज अ स्वीट म्यूजिक. तो वर्ड music is also find there. And the C, we can see the apostrophe mark. The apostrophe figure of speech is also there, and the C is compared to the human activity. So we can also personification, and the heaven, that is the symbol of heaven. So we can find the symbolism here. The symbolism हमें देखने को मिलता है इसके अंदर. High images have vanished and phrases, because very beautiful phrases are also here. Symbolism rhyme is A B C B. Let me see how is it. Break, C, utter, B. Break, A, C, that is a totally different. तो ब्रेक की जो साउंड है सी की साउंड से बिल्कुल अलग है. तो ए बी, अटर बिल्कुल अलग है. सी, ए बी सी, बट सी और बी दोनों की साउंड सेम लगती है. तो बी, ये इसको हमने बी दिया था, तो यहाँ पे भी क्या हो गया बी. तो साउंड राइम इसकी होगा ए बी सी बी. इन द नेक्स्ट वन कैन से बॉय प्ले, लेट वे. तो बॉय अलग है, ए प्ले अलग है, लेट अलग है, ए बी सी. लेकिन बे की साउंड कैसे मिल रही है, प्ले से मिल रही है. तो ये प्ले बी नंबर हमने दिया, तो इसका भी क्या हो गया, बी हो गया. नेक्स्ट वन, द स्टेटली से गो ऑन, ऑन ए, हिल अलग हो गई, बी हो गया. हैंड अलग हो गई, सी. स्टिल, हिल स्टिल. तो हिल और स्टिल ये दोनों सिमिलर कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इसको बी दिया गया, तो ये. तो ए बी बी सी बी, इसकी राइम स्कीम है. ब्रेक A, C, B, dead. C, C और me.
ये बी दिया हुआ तो ये बी और, तो ए बी सी बी, ये इसकी राइम स्कीम है। आई होप सो दैट ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।